हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं आपको पार्ट 4 पढ़ाऊंगी जिसका नाम है बस की यात्रा। सबसे पहले हम पाठ का सार पढ़ लेते हैं। जाने माने व्यंगकार श्री हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित ये पाठ बस की यात्रा बेमन से ही सही लेकिन विपरीत परिस्थितियों में फंसे हुए एक साधारण मानव की मनस्थिति को प्रतिबिंबित करता है। जहाँ कोई अन्य विकल्प नहीं है वहाँ परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढाल लेना व तदनुसार तालमेल बिठा लेना मनुष्य की मजबूरी है। अर्थात मरता क्या ना करता पर आधारित ये व्यंग मन को खूब गुदगुदाता है। अब हम लेसन शुरू करेंगे, पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन हैं। इसका मतलब हम 5 का मतलब दिया गया है। लेखक कह रहे हैं कि हम और हमारे 5 मित्र जो है शाम वाली बस से चलने का हम लोगों ने तय किया। पन्ना से इसी कंपनी की बस, इसी कंपनी मतलब जो बस के बारे में बात हो रही है उसी कंपनी की बस 1 घंटे भर के बाद मिलती, जो कि हमें स्टेशन पर तब तक पहुंचा देती जब जबलपुर की ट्रेन स्टेशन पर आती। सुबह वो सब घर पहुंच जाते। फिर उसके बाद इसलिए सुबह उनको पहुंचना था क्योंकि उनमें से 2 लोगों को सुबह अपने काम पर भी जाना था, इसलिए उनको वापसी का यही रास्ता सही लगा। लेकिन वहाँ के लोगों ने सलाह दी कि जो शाम वाली बस है उससे जाना ठीक नहीं रहेगा। तो तब लेखक ने पूछा क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, बस डाकिन है। मतलब बस जो है वो डाकिन है। डाकिन जानते हैं, डाकू का फीमेल डाकिन। अब बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा मतलब जानते हैं ना, जैसे किसी की पूजा करने का मन करे। खूब वायुवृद्ध थी, मतलब खूब पुरानी थी। सर्दियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इसे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। ये बस पूज्य के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। मतलब कह रहे हैं कि वो बस बहुत पुरानी थी और अपने जो है कुछ टेढ़े मेढ़े से निशान लिए हुए थी। उस बस में बहुत ज़्यादा निशान लगे हुए थे और उसमें सफ़र करना लोग इसलिए नहीं समझते थे कि ये मतलब पुरानी बस है, इसको भी कष्ट होगा, इसको ये तो पूजा करने के योग्य है। मतलब कि ये इससे सफ़र करने से कहीं भी ये रुक सकती है, कहीं भी बंद हो सकती है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। मतलब बस कंपनी में एक हिस्सेदार थे बस कंपनी के, वो भी इसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा ये बस चलती भी है? लेखक ने उनसे पूछा कि क्या ये बस चलती है? वो बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये, मतलब अपने आप चलने लगती है? हाँ जी, कैसे और कैसे चलेगी? उसके बाद गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, मतलब ऐसी बस है ये कि अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। मतलब कि उसमें उनके लेखक के मित्रों में एक डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि डरो मत, बस चलो, ये इसका अनुभव है। ये नई जो बसें होती हैं, नई नवेली मतलब नई जो बसें हैं उससे ज़्यादा विश्वसनीय हैं, ये हमें बहुत प्यार से अपने गोद में बैठा लेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फ़कीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त होनी चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि चलो ठीक है, जो आया है वो जाएगा ही, और बाकी तो चाहे वो राजा हो, चाहे रंग, चाहे गरीब हो, चाहे फ़कीर हो, सबको, और आदमी को ज़िंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। मतलब जब बस का इंजन स्टार्ट हुआ तो ऐसा लग रहा था जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। मतलब जब गाड़ी चल रही थी तो वो इतना हिल रही थी कि लोगों को कांच से बचना पड़ रहा था कि कहीं कांच टूटकर उन्हें ना लग जाए। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। मतलब जहाँ भी जो बैठा था इतनी ज़्यादा वो बस हिल रही थी, जैसे लग रहा था कि हर सीट के नीचे इंजन लगा है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी का संयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। मतलब ये इतनी पुरानी है कि जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तब ये बस नहीं रही होगी।
उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, मतलब उसे एक दूसरे से हिस्से से एक दूसरे से मदद नहीं मिल रही थी। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, मतलब कि जैसे कि जब लड़ाई होती है कहीं तो इधर उधर इंसान हिलता है डुलता है, मतलब जाता आता है, तो वैसे ही वो भी थी कि हर चीज़ उसकी हिल रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, मतलब सीट उसकी बॉडी से जुड़ी नहीं थी, मदद नहीं कर रही थी, सीट उसे बॉडी सीट को पकड़ नहीं रही थी। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल जाएगी, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे निकल जा आगे भागी जा रही है। मतलब सीट कभी इतनी ज़्यादा गाड़ी हिल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि ये सब इधर उधर हिली जा रही है और चला जा रहा है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, मतलब बस बहुत ज़्यादा हिल रही थी। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकती थी। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वो निकल जाता दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वो चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। मतलब उनको अभी भी यकीन नहीं होता कि बस रुक गई है और ये नहीं चलेगी। वो बार बार यही कहते कि बस बहुत अच्छी है और यह भी चल देगी। छीड़ चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वो बस बड़ी दयनीय लग रही थी। मतलब बहुत चांदनी थी, चांद की रोशनी में पेड़ की छाया में वो बस बहुत दया के योग्य लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। मतलब वो ऐसे रुकी हुई थी जैसे लग रहा था कि कोई बूढ़ी औरत है जो चलते चलते थक गई है और थक कर पेड़ के नीचे बैठ गई है। हमें गिलानी हो रही थी, मतलब हम शर्मिंदा थे कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं, कि मतलब टूटी फूटी बस है और उस पर हम लद कर चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। मतलब अगर ये इसका वो हो गया, अगर ये मर गई, मतलब ये नहीं चल पाई, तो हमें आगे क्या करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वो रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो वो उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वो बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वो टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सव की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव ख़त्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। ये थी हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित कहानी बस की यात्रा।